मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखे, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। ज्यादा सख्ती की जा रही है और जो जानवर गौवंश का ठीक है, लेकिन गौवंश के अलावा भी दूसरे जो जानवर लाए जा रहे हैं उस पर भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। सर मुझे ऐसा लगता है कि हम थोड़े से सहिष्णु हो जाए तो सबका जीवन बड़ा आसान हो सकता है। बकरीद पे जो जानवर काटते हैं आमतौर पे मुसलमान हिंदू भाई सभी वो खाते हैं, उसको काटने से किसी को कोई परहेज नहीं। तो बकरीद का नाम ही बकरीद है तो उस पे बकरी या मेंढी काटनी चाहिए, जिससे दूसरों की भावनाएं आहत होती है। ऐसा कोई जानवर मैं जिसका नाम ले लूं तो मेरे मुस्लिम भाइयों को अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं लेता। और मेरे जीवन में भगवान के आशीर्वाद से जितने मेरे हिंदू दोस्त थे उतने मुस्लिम दोस्त थे, मेरे साथ मेरे गाड़ी में होते हैं, हम साथ में सफर करते हैं, बचपन के दोस्त थे। तो जो उनको नहीं अच्छा लगता वो नहीं करने की मैं पूरी कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं उस समय मेरे दोस्त को सम्मान नहीं देता। वो जिस प्रार्थना पद्धति को फॉलो करता है, इस्लाम को फॉलो करता है, तो उसको सम्मान मैं करता हूं और ये मेरी जिम्मेदारी है, ऐसा मुझे लगता है। तो भारत में हम जब गंगा जमनी तहजीब की बार बार बातें करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जब कभी मौका मिलता है तो इस देश के मुसलमानों ने हमेशा ये दिखाया है कि हम भी उतने ही सहिष्णु बनते हैं जितने कि हिंदू इस देश में आज तक मुस्लिमों को लेकर के सहिष्णु रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है गाय को लेकर के हिंदुओं की भावनाएं पवित्र है, उनको नहीं लगता है कि गोवंश को काटा जाए, तो गोवंश को नहीं काटा जाए। और बकरी ईद का नाम ही बकरी ईद है। अगर इस्लाम में बकरी ईद पे जिस जानवर को मुझे लगता है उसको आप कहते हैं ज़बह करने के लिए फरमाया गया है, तो उसके अलावा दूसरे जानवर काटने ही क्यों है किसी को, और क्यों लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब करनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा मुसलमान बने, सब अच्छा हिंदू बने। तो मुझे ऐसा लगता है कि बकरीद की बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे मुस्लिम भाइयों को। और गलत तरीके से गो हत्या को रोकने वाले और जानबूझकर गो हत्या करने वाले, इन दोनों लोगों ने ये बार बार सोचने की आवश्यकता है कि उनकी क्षणिक कट्टरता की वजह से पूरे देश का माहौल खराब होता है। और इस देश की परंपरा रही है कि जब ईद पे हमारे मुस्लिम भाई नमाज पढ़ करके बाहर आते हैं तो हिंदू उनको फूल देते हैं, हम मुहर्रम का ताजिया उठाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के आह्वान के बाद स्टेट में, कम से कम महाराष्ट्र में, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आएगी। हैदराबाद की नवाब की ऑपरेशन पोलो के बाद सत्ता खत्म हुई। नवाब के एक बहुत बड़े सरदार थे जिनका एक म्यूजियम भी हम देखते हैं, सालार जंग। तो सालार जंग साहब की एक सालार जंग स्टेट हुआ करती थी। कुछ संपत्तियां हैदराबाद के नवाब की और नवाब के मामलेदार, तालुकादार और नवाब के समकक्ष लोगों की भारत सरकार द्वारा जब्त कर ली गई। हिंदुस्तान की आवाम के पास ये सारी संपत्ति होनी चाहिए आज़ादी के बाद, ये हिंदुस्तान का कानून कहता है। नवाब मीर यूसुफ अली खान और सालार जंग थर्ड, ये हैदराबाद स्टेट के दीवान थे, प्राइम मिनिस्टर थे। 2 मार्च 1949 को उनकी डेथ हो गई। जब नवाब साहब का इंतकाल हुआ, नवाब साहब पैगंबरवासी हो गए, तो उनका कोई भी वारिस नहीं था। उन्होंने कोई अपना मृत्यु पत्र नहीं किया था, उनका कोई कायदेशीर वारिस नहीं था। तो उनके कई रिश्तेदारों ने उनकी प्रॉपर्टी पे हक जमाना शुरू कर दिया गया। हैदराबाद संस्थान स्टेट भारत में आया, जागीर निर्मूलन एक्ट आया। उस जागीर निर्मूलन एक्ट में सालार जंग का भी नाम है। तो ये ज़मीन किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। 1958 को आंध्र प्रदेश के एक कोर्ट में सालार जंग के वारिसों में, जो खुद को वारिस कहते हैं, उनमें एक केस हुई
20 में सैयद आलमदार हुसैन नजफी को एक सर्टिफिकेट कोर्ट द्वारा इशू किया गया और उसमें स्पेसिफिकली कोर्ट ने लिखा कि ये नवाब साहब के वारिस हो सकते हैं, उनके प्रॉपर्टी के मालिक नहीं। और ये डॉक्यूमेंट जो है वो ज़मीन की अंतिम मालिकी का सर्टिफिकेशन नहीं हो सकता। पर मैं इस प्रॉपर्टी का वारिस हूँ ये झूठ बताकर नांदेड़ के मतीन अहमद के नाम से उन्होंने एक जनरल पावर ऑफ अटर्नी करके दी। एक स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी मालेगांव के ए कंसल्टेंसी के पार्टनर अकील शेख, मोहम्मद शफी और अजित उत्तमराव पवार, इन लोगों ने छत्रपति संभाजीनगर में ये जो प्रॉपर्टी है इसकी पावर ऑफ अटर्नीज मालेगांव के अंदर रजिस्टर्ड की गई। मालजीपुरा बशीरगंज की सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, इसमें इलीगली घुसने का, ये ज़मीनें हड़पने का ये प्रयास है। और इन पेपर्स के लिए मालेगांव की ए कंसल्टेंसी की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। ए कंसल्टेंसी के मालिक सैयद आलमदार हुसैन नजफी को एक मुआवजे के तौर पर 11 लाख रुपए चेक द्वारा दिए गए और मालेगांव में इस सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी का जब रजिस्ट्रेशन हुआ तो मात्र 11,000 रुपए फी भरी गई। तो सालार जंग की स्टेट हज़ारों करोड़ की है, प्राइवेट लैंड्स है, ये सारी भारत सरकार की संपत्ति है जो अचल संपत्ति है और वर्तमान में छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र, हैदराबाद के आसपास, तेलंगाना, कर्नाटका के परिसर में संपत्तियां है। पर इस संपूर्ण प्रकरण में एक बहुत बड़ा घोटाला ये जो रजिस्ट्रेशन हुआ उसका है। प्लॉट्स, संपत्ति छत्रपति संभाजीनगर और दूसरे इलाके में है। खुद को मालिक कहने वाला नजफी हैदराबाद का है। इस ज़मीन के जो पावर ऑफ अटर्नी होल्डर्स है वो अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं मालेगांव के रजिस्ट्रेशन ऑफिस में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी तरीके से इलीगल है। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के कलम 28 ये कहता है कि ये जो कोई भी प्रॉपर्टी होती है उसका ये जो रजिस्ट्रेशन हुआ ये पूरी तरीके से लीगलाइज तरीके से होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र में रहने वाले दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को सहूलियत हो इसलिए कोई भी कहीं से भी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ये जो सहूलियत दी है इसका ये पूरी तरीके से गलत उपयोग हम कह सकते हैं, दुरुपयोग, और एक तरीके से गवर्नमेंट को चूना लगाने का काम तो है ही है। साथ ही साथ हम इस पूरे विषय में पत्रकारों के पास, जर्नलिस्ट के पास इसलिए आए हैं। आप छत्रपति संभाजीनगर, हैदराबाद, कर्नाटका और आसपास के इलाकों में, नांदेड़, मराठवाड़ा के किसी भी इलाके में, आंध्रा में, तेलंगाना में किसी प्रॉपर्टी के बारे में अगर आप खरीद फरोख्त करने की सोच रहे हैं और वो प्राइम लोकेशन में काफ़ी सस्ती मिल रही है तो आप ज़रूर उसका सर्च लीजिए। ये सालार जंग स्टेट से संबंधित है तो इसमें आप पैसे मत डालिए, आप फंस सकते हैं। और मालेगांव में ये 10 नोंदणी हुई, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कई बार मालेगांव में झूठे बर्थ सर्टिफिकेट्स मिल रहे थे वो उजागर किए। मालेगांव में ज़मीन से लेके जो व्यवहार हो रहे थे उसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एसआईटी काम कर रही है। इतना सब कुछ होते हुए भी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लोग इतनी अगर धांधली इस विभाग में मचा रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है इन लोगों की जगह सरकारी दफ्तर में नहीं, अपने अपने घरों में है। और अगर इन्होंने इसमें कुछ गलत चीज़ें की है तो इनकी जगह जेल में। ठीक है। मालेगांव को भारतीय जनता पार्टी जैसा जना दाखिला हो गया आपके, और ये संभाजीनगर की जगह है इसके बारे में आपके कह रहे हैं, तो क्या जानबूझकर मालेगांव को टारगेट करने का काम किया गया है? जानबूझकर मालेगांव को टारगेट करने का काम किया जाता है या सही में मालेगांव में ऐसा हो? सर,
हम तो ये कहेंगे कि इतने कलाकार मालेगांव में आ कहाँ से जाते हैं, मतलब हर कोई चीज़ हो रही है वो मालेगांव में क्यों हो रही है, ये सही में सोचने की आवश्यकता है। ये देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अवैध तरीके से बांग्लादेशी आ जाएंगे, अवैध तरीके से कोई भी इस देश में प्रवेश कर लेगा, उसको कहीं से डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, उसकी लिंक मालेगांव से जुड़ेगी, उनको बर्थ सर्टिफिकेट्स इशू कराने हैं वो मालेगांव से आसानी से मिल जाएंगे। ये जो दस्तबंदी है जो बिल्कुल गलत है, एक तरीके से जिसको आप कह सकते हैं कि लोगों की और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की का बहुत ही बड़ा हिस्सा जो आम जनता के पैसों में जाना चाहिए वो हड़पने का प्रकार है। तो ये मालेगांव में हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि मालेगांव की आम जनता को इन सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। मालेगांव में ये जो शातिर दिमाग के वाइट कॉलर गुनहगार है और किसी विशिष्ट हेतु से काम कर रही संस्थाओं को, लोगों को मदद करने वाले लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है, मैं स्पष्ट रूप से नाम लेकर के कहना चाहूँगा, मालेगांव शहर के जो मुस्लिम विद्वान हैं, मालेगांव शहर के जो मुस्लिम पत्रकार हैं, मालेगांव शहर के जो मुस्लिम स्कॉलर है, मालेगांव शहर के जो मुस्लिम यूथ लीडर है, मालेगांव शहर की मुस्लिम मेरी महिला भगिनी लीडर्स है, जो हिंदुस्तान के बराबर के मालिक है, इस हिंदुस्तान के बराबर के दर्जे के शहरी है, वो ये सोचे कि इन कुछ ख़राब लोगों की वजह से, क्रिमिनल माइंडेड लोगों की वजह से कौम का, मालेगांव का, हमारे दक्खन का, नासिक डिस्ट्रिक्ट का नाम भी तो ख़राब होता है। हमें इस चीज़ की खुशी तो नहीं है, पर ये हो रहा है। अगर हो रहा है तो इसकी जानकारी लेना सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है और सरकार जानकारी लेगी, उसमें समितियां स्थापित करेगी तो लोगों को अरेस्ट होगा। तो मुझे ऐसा लगता है किसी भी तरीके से कोई भी मालेगांवकर इस इलीगल एक्टिविटी में सम्मिलित नहीं होगा, इसको मदद नहीं करेगा, प्रोत्साहन नहीं देगा, बढ़ावा नहीं देगा, तो ये होगा ही नहीं। ये कब हुई है और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? सर, इसमें मैं आपको पूरा इसका सिनॉप्सिस देता हूँ, आपको जो प्रेस नोट में दूंगा उसमें इसका पूरा टाइमिंग्स और बाकी सारी चीज़ें इसमें दर्ज है, आप देख सकते हैं। आपने जो जगह बताई है वो ये बताइए, तो क्या मालेगांव में भी ऐसी जगह है? सर, ये लोग जो है इन्होंने डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड मालेगांव के अंदर किया है। ज़मीनें नवाब की, जाहिर सी बात है मालेगांव ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था, मालेगांव में कभी नवाब का शासन नहीं रहा। हैदराबाद के नवाब के किसी भी इनामदार, तालुकादार, हकदार, बराबर का दर्जे का नवाब या कोई उनका इमाम, मौलाना या उनकी कोई ऐसी श्रद्धा वाली संस्था अपने दक्खन इस वाले इलाके में नहीं थी कि जिसको उन निज़ाम सरकार ने इनाम भी दिया होगा। तो उनका मालेगांव से वैसा कोई संबंध नहीं है। पर जिस तरीके की इलीगल एक्टिविटी के लिए मालेगांव चुना गया है, इसमें सोचने की ज़रूरत है कि अगर ये हुआ है तो और ऐसा हो सकता है, हो रहा है। मालेगांव कर्ज के लिए भी ये धोखा है। और मालेगांव में तो छोड़िए, इन्होंने तो नोंदनी की है, मालेगांव में बिना नोंदनी की जगह बेचे जा रहे हैं और लोग खरीदे जा रहे हैं। और एक दिन ये सब लोग रास्ते पे आने वाले हैं। मतलब कायदे कानून के हिसाब से अगर नगर विकास विभाग काम करे तो 70% मालेगांव कर्ज को अपने घर से हाथ धोना पड़ सकता है। ये सच्चाई है साहब। तो ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है टुकड़ेबंदी कायदा हम आम लोगों के लिए करेंगे, आम लोगों के घर कायम करेंगे, पर कब तक करेंगे? बावनकुळे साहब ने अभी कहा ये लास्ट टाइम है, इसके बाद नहीं होगा, सीधे फौजदारी गुने दाखिल होंगे। पर ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, क्योंकि इसमें आम लोगों का फाइनली नुकसान होगा। क्योंकि जिन लोगों ने ये किया है उनकी 500-500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो लोग मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में नगर सेवक है, वो एसी गाड़ियों में घूमते हैं, उनके बड़े बड़े घर है, महल है, उनकी फैमिली के सारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनके सऊदी दुबई में कारोबार है, उनके बच्चे सब दुबई में रहते हैं। और आम मालेगांवकर को लूट लूट के जो आदमी की जीवन भर की कमाई 10 लाख रुपए देके वो घर खरीद रहा है। तो मुझे लगता है ये सिर्फ धर्म के नाम पे वोट लेने वाले लोग जो है वो बहुत बड़ी फसवनुक मालेगांवकर की कर रहे हैं। ये जो कानून है कि हिंदुस्तान का कोई भी आदमी हिंदुस्तान की किसी भी जगह पे खरीदी कर सकता है, बिल्कुल दस्तखत कर सकता है, ये उसी कानून के तहत उन्होंने मालेगांव में किया होगा। तो इसको हम गैर कानूनी कैसा? बड़े भाई, मैं वही कह रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा आपका शोध पत्रकारिता की आवश्यकता है। ये
अगर लीगल तरीके से किया गया होता तो मालेगांव का कोई भी आदमी जम्मू कश्मीर में भी लैंड ले सकता है, पर उस लैंड का पूरी तरीके से सरकारी मूल्यांकन, मार्केट मूल्यांकन क्या है और उसका मुद्रांक शुल्क यानी रजिस्ट्रेशन फीस उसने भरनी चाहिए। मुझे एक बात बताइए कि सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, उसकी सैकड़ों एकड़ कीमत और उसका 10 जब उन्होंने बनाया तो मालिक को मुआवजा दिया 10 लाख रुपए और भरे 11,000 रुपये। तो ये गड़बड़िया है, ये तो कहीं भी हो सकता है। तो उसके लिए मालेगांव क्यों चुना गया? मतलब मालेगांव में इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए ज़मीन उपलब्ध कराने वाले, हाँ हम कर लेंगे आ जाओ संभाल करके लेने वाले लोग मालेगांव में क्यों मिलते हैं? ये नासिक में क्यों नहीं किया उन्होंने, ये मुंबई में क्यों नहीं किया इन्होंने, ये पुणे में क्यों नहीं किया इन्होंने? तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस शहर के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन लोगों ने किया है उन लोगों को आपने बिल्कुल ताकत के साथ सवाल पूछने की आवश्यकता है, क्योंकि ये मालेगांव का नाम बदनाम करने की इनकी कोशिश क्या उन्होंने कर ही दिया है। सरकार की जमीन आपका इशारा जो है वो आप खुल के नहीं बता रहे क्या? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मेरे पत्रकार दोस्त मेरी मदद करें। देखिए होता है कि खुद के घर के बच्चे को हम अगर डांट दे या उसको फटकार दे तो उसको बुरा नहीं लगता। तो मैं राजनीति में भी गया हूँ, आप सबकी शुभकामनाओं से मैं पत्रकार था, तो मेरी राजनीति बहुत अच्छी चले इसके लिए मेरे दोस्त इतने तो मेरी मदद कर ही सकते हैं कि छत्रपति संभाजी नगर में कौन से मंत्री है, आप एक फ़ोन घुमाएंगे आपको जानकारी मिल जाएगी।